कॉपी में नोट करिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म isolated gaseous atom and ground state while defining isolation, okay, ionization, enthalpy and electron gain enthalpy. ठीक है, जरा सोचो क्या आंसर होगा, क्या जरूरत है, क्या है कि हम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, जब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था वहां आपको क्या बताया था कि जो भी आपका एटम रहेगा न्यूट्रल फॉर्म में, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आइसोलेटेड मतलब होता है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट आप कह सकते हो, ठीक। तो इसको आइसोलेटेड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है। न्यूट्रल एटम जैसे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्या जरूरत है उसको आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टर्म तो समझ रहे हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। आयनाइजेशन मतलब एनर्जी, मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा आपका वो निकल रहा है, ठीक है, वर्ड ही बता रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहाँ एनर्जी या एंथैल्पी दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है फिर गेन किया जा रहा है, तो दोनों में एनर्जी लगती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, जैसे क्लोरीन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो जो एनर्जी लेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी जिससे वो लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को सोडियम निकाल रहा है जिस तरीके से, तो वो इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से निकाल रहा है, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज करेगा उसे आप कहोगे आयनाइजेशन एनर्जी। जरा सोचिए क्या रीजन होगा जिसके कारण ये दोनों जो है, इन दोनों के स्टेट में हम यूज करते हैं आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। कह सकते हो कि ये आपस में एक न्यूट्रल फॉर्म में होता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, आपस में जैसे न्यूट्रल फॉर्म में ग्राउंड स्टेट पे कोई आपका एटम है तो वो क्या करेगा, वो एक स्टेबल फॉर्म में रहेगा, स्टेबल फॉर्म में है। जैसे मैं आयनाइजेशन के लिए बात करूं तो आयनाइजेशन को इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल बार बार ले रही हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ गए हो। 11 इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर देखें इसके पास तो 11 है, इलेक्ट्रॉन अगर चेक करें तो ये भी 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1 है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है ना। स्टेबल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो वो स्टेबल हो जाता, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट तो है और आपस में ये एग्जिस्ट करता किस तरीके से है, क्योंकि ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। और इस तरीके से अगर न्यूट्रल फॉर्म में कोई है, आपस में बैलेंस है दोनों के बीच में, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो आप पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, लूजली बाउंडेड इसको करते हो, जिसको गैसियस स्टेट में रखा जाता है, फ्री स्टेट में इसको रखते हैं। जब फ्री स्टेट में आप इसको रख देंगे, जिससे फिर आप इसको एनर्जी, देखो गैसियस में कन्वर्ट करने पीछे रीजन क्या है कि जो गैसियस फॉर्म होता है उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत पास पास नहीं होते हैं। जैसे आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि सॉलिड में
लिक्विड में और गैस में पार्टिकल्स अगर सॉलिड में देखोगे तो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में देखोगे तो इसके पास तो होते हैं लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाओगे अगर तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए इसको गैसियस स्टेट में रखा जाता है या फिर आयनाइजेशन स्टेट में रखा जाता है, सॉरी आइसोलेटेड स्टेट में रखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पे आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी दोगे, तो एक्सेप्ट करने के लिए भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अगर वो बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा उस तरीके से, या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे क्लोरीन देखिए 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो अपने आप को मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आप उसको दोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में अच्छा बन रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन आपस में दोनों अट्रैक्ट हैं। लेकिन अगर उसको फ्री करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो आप उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, और गैसियस फॉर्म में किसी चीज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके आप इस तरीके से आप उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन को अब वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आया क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसको लिखिए, हेडिंग डालिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। जिसने नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें, मैं स्टेटमेंट में आपको यूज करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं सब पूछे, और क्वेश्चन जरूर यहां से बनेगा। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें क्या ही किया जा सके। ठीक है, इसमें लिखिए द फोर्स विद विच electron is attracted by its nucleus is affected by the presence of other atom, presence of other atoms in its neighborhood, therefore for determining the ionization enthalpy ionization enthalpy full comma these interatomic force should be minimum, वही बात है, गैसियस सिस्टम में मिनिमम ही होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन गैसियस एटम, ये आंसर जरूर ध्यान समझना, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि गैसियस में क्यों, इवन मुझे भी नहीं आता था, मैं तो रट लेती थी,
समझ में नहीं आता था, एक दिन पहले पढ़ के क्या ही करूंगी। इन गैसियस एटम these interatomic force should be minimum in gaseous atom, should be minimum in gaseous atom these interatomic force these interatomic force is minimum due to large distance among the atom, large distance among the atoms, full stop. It is not possible, it is not possible to isolate single atom therefore ionization energy is measured at low pressure, so that volume of gas increases and attractive force among them is minimum. ब्रैकेट में एटम लिख लेना, एटम इज मिनिमम, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय इट्स न्यूक्लियस, सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किससे अट्रैक्ट किया जाएगा, न्यूक्लियस से ही उसका अट्रैक्शन होगा। अगर इसको समझ लोगे फिर आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होगी, बस एक बार अगर पढ़ लिया ना, इसके जाने के बाद भी एक बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से माइंड में बैठ जाएगा पूरा। अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन इट्स नेबरहुड, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास भी और भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूं एक हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एटम नहीं, बहुत सारे एटम्स हैं, जानते हो ना, वो गैद्रो नंबर के अकॉर्डिंग 6.022 × 10⁻23 या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आपस में कैसे अफेक्टेड होते हैं, जो भी उनके नेबर्स में अदर्स एटम भी प्रेजेंट होंगे। जैसे मेरे पास इधर हाइड्रोजन में एक एटम, ये एटम है, आपस में हर एक एटम का न्यूक्लियस होता है ना, हर एक एटम का न्यूक्लियस होता है। तो अगर आपको ओवरऑल अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, या फिर आप जैसे सोडियम से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो क्या इसमें सोडियम में सिर्फ एक ही एटम है, बहुत सारा सोडियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट में एटम्स बहुत सारे हैं। अब हर एक एटम्स में न्यूक्लियस है, और हर एक एटम अफेक्ट कैसे होगा, उसके बगल में भी जो एटम होगा उसके भी फैक्टर पर डिपेंड करेगा ना, कि उसका बिहेवियर कैसा। जैसे आप लोग बैठे हो,
आपके बगल में कौन, अगर वो शांति से पढ़ रही है, कोई भी बच्चा आपके अगल बगल पढ़ रहा है, तो आप उतना मतलब आप भी फील करोगे यार कि ये बगल में हमारे पढ़ रही है, फिर पढ़ रहा है, तो हम भी अच्छे से पढ़े। अगर बीच में कोई वहीं पे गाना म्यूजिक बजा के बैठा हो तो आप वहां से डिस्टर्ब होगे। मतलब क्या है कि आपके बगल में, आपके नेबर में जो चीजें होती हैं, अफेक्ट होती है चीजें उससे, सेम वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे भी एटम्स आपस में अफेक्टेड होंगे। मतलब न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी चेंजेस किस बेसिस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि देखो अगर ये एटम है, इधर एटम है, तो इसके भी बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके भी बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो हो सकता है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि नेबर में एटम क्या है। ठीक है, in its neighbor. Therefore, for determining the ionization energy, the interatomic force should be minimum. इसीलिए आपको अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसको अच्छे से समझना है, तो जो एटम्स के अंदर, जैसे एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स है, कम से कम उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में हो रहा है वो तो मिनिमम होना चाहिए। इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्सेस ना लगने लगे कि पता चले कि एटम एटम रह ही ना जाए, एलिमेंट बन ही ना पाए। सही बात है कि नहीं? अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो गए तो दूसरे वाले एटम से तुम्हारे पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगेगी। तुम ही सोचो, अगर घर के अंदर चीजें खराब हैं तो बाहर चीजें कैसे सही हो सकती हैं? घर में अगर चीजें खराब चल रही हैं, आपका माहौल घर का सही नहीं है, तो आप बाहर कैसे समझ सकते हो कि आपका माइंड भी वैसे ही, मतलब उसी तरीके से कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ना उससे। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। In gaseous atom, these interatomic force is minimum due to the large distance among the atom. अगर उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हो तो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, और एटम्स अगर दूर दूर रहेंगे तो इंटर जो फोर्स रहेगा वो उनके बीच में इतना फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? आ रही है, आ रहा? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड या फिर निकाल रहे हो या फिर वहां पे ऐड कर रहे हो, तो वो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं रहेगा, सिर्फ वहां पे आप स्टेबिलिटी के लिए वर्क करोगे। हाँ, it is not possible to isolate single atom, therefore ionization energy is measured at low pressure. इसीलिए ionization energy को, ये फैक्टर ध्यान रखना, इसके नीचे लाइन कर लो, ionization energy को लो प्रेशर पे ही कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है क्यों इसे गैसेस स्टेट में रखा जाता है? कोई दिक्कत? एक बार पढ़ लो, आप ना आया तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है कोई दिक्कत? आत्मिका कोई दिक्कत? पलक कोई? आया सलोनी? चलो हेडिंग डालिए, मतलब इसी में दूसरा पॉइंट। अभी तो मैंने आयनाइजेशन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थक गए हो क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखिए, द टर्म ग्राउंड स्टेट, द टर्म ग्राउंड स्टेट is used in this definition, it is because ground state is most stable form, the electron gain enthalpy, the
electron gain enthalpy is determined in ground state. Because under this condition energy is minimum. When electron gain easily convert into anions. हो गया। हमने आइसोलेट गैसियस स्टेट हम यूज करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, वहीं ग्राउंड स्टेट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। आपने आयनाइजेशन के लिए तो देख लिया कि उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेबल, क्योंकि गैसियस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, जबकि यहाँ पे बात करें अगर ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट खुद, मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई भी चीज अगर ग्राउंड स्टेट में है तो मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ही कम है। और मैंने बताया कि जब भी कोई चीज जब एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल फॉर्म में होता है, अब जब ये आपका ग्राउंड स्टेट में जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी है वो सब स्टेबल फॉर्म में है। यहाँ पर से अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन अगर आप वहां पे दोगे तो ये काफी इजीली कम एनर्जी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनायंस में। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आप समझ लोगे, क्या इसमें करना है, आप डायरेक्टली बता दीजिए। यहाँ पूछा है कि ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, तो आप बता दो कि ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, कि ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम्स होते हैं उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, और जब मिनिमम एनर्जी है तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन को काफी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और डायरेक्टली एनायंस में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोलेट के लिए आप बता सकते हो, आइसोलेट मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में, जब उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बैलेंस फॉर्म में है, एक न्यूट्रल फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालने देगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से अच्छा है। अगर आप उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दोगे तो जो अट्रैक्शन रहेगा वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन लूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप लो प्रेशर पे ही निकालते हो। लो प्रेशर, जैसे मान लो मैं हाई, अच्छा जरा ध्यान दो, अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है और मैं हाई प्रेशर दूं तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे कि दूर आएंगे? पास आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। लो प्रेशर पे जितना, अगर क्या करना है आपको, सिर्फ प्रेशर लो कर देना है। प्रेशर लो कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगेंगे, जगह मिल जाएगी उनको, दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे एक को उठा के पकड़ दो। ठीक है, यही होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर, बस इसको एक बार समझ लोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लिखाने के पीछे रीजन क्या है, ताकि आपको समझ में तो आए चीजें है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।